हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। मैं रिचा। हमारी ये साइंस एनसीईआरटी की क्लास है जिसमें हम क्लास 8th की साइंस को डिस्कस कर रहे हैं। आज उसी सीरीज में हम 4th चैप्टर को डिस्कस करेंगे। क्लास 8th की एनसीईआरटी साइंस में इससे पहले हमने क्लास 1st चैप्टर से 3rd चैप्टर को डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो पहले उन्हें देख लीजिए, तभी आगे की चीज़ें क्लियर होंगी। आज उसी सीरीज में ये 4था चैप्टर रहेगा। और इससे पहले हमने एनसीईआरटी क्लास 6 और क्लास 7 की साइंस को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। वो सारे ही वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही हेल्पफुल होंगे। तो सारे वीडियो देखकर ही आगे के वीडियो देखिएगा, आगे की क्लासेस देखिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। चैप्टर्स जो हैं काफ़ी हद तक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे 6th क्लास में हमने जो चैप्टर्स पढ़े थे, लगभग 8th क्लास और 7th क्लास में वही चैप्टर्स हैं, बस उससे ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे दिया गया है। तो जब तक आप पीछे की बेसिक चीज़ें नहीं जानेंगे, आगे की चीज़ पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होना है। तो सारे वीडियो देख कर ही आगे बढ़ा करिए, कुछ भी स्किप करने वाला नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें जितना भी चीज़ें स्किप करनी थी वो मैं करके ही बता रही हूँ, तो उसमें आपके स्किप करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखा करिए। अच्छा लग जाया करे तो लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर आप हमारे चैनल में नए व्यूवर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ये वीडियो आपके हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अगर आप टीचिंग से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जैसे कि सीटेट जो कि अब 31 जनवरी को होने वाला है, उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेहद ही हेल्पफुल होगा ये आपके लिए। उसके बाद अगर आप केवीएस, DSSB, TGT की तैयारी कर रहे होंगे, तब भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। एसएससी, रेलवे, बैंक हो गया, यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीSSC, इन सभी एग्ज़ाम का जो एक बेसिक सिलेबस होता है वो आपका एनसीईआरटी ही होता है। तो जब तक एनसीईआरटी को पूरा ख़त्म ना करिए, तब तक आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पूरी नहीं होती है, ये कह लीजिए। तो एक बार एनसीईआरटी को पढ़िए, उसके बाद कुछ जो स्पेसिफिक बुक्स आती हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हें देख लीजिए। आपका 100% सारा सिलेबस कवर हो जाना है। तो एनसीईआरटी मैं सारे सब्जेक्ट की ख़त्म करूँगी, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। बाकी अगर आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, आप कमेंट करके बताइएगा। उससे रिलेटेड जो स्पेसिफिक बुक्स आती हैं, मैं अच्छे राइटर्स को आपको सजेस्ट कर दूँगी। वो बुक्स पढ़ के आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं। हमारी चीज़ें दोनों ही लैंग्वेज में रहती है, तो आप चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हों या हिंदी मीडियम वाले, दोनों को चीज़ों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों ही लैंग्वेज में मैं इक्वली चीज़ों को एक्सप्लेन करती हूँ। 4th चैप्टर, जैसा कि आपको नाम दिख रहा होगा, पदार्थ, धातु और अधातु। तो आज हम इसमें मेटल और नॉन मेटल को जानेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है ये मेटल और नॉन मेटल वाला पोर्शन, क्योंकि केमिस्ट्री से अगर किसी भी एग्ज़ाम में अगर केमिस्ट्री वाले पोर्शन से कोई क्वेश्चन बनता है तो वो यहीं से बनता है, मेटल और नॉन मेटल से ही। स्पेशली जो रेलवे वाले स्टूडेंट हैं, रेलवे की प्रिपरेशन करते हैं, वहाँ पर इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो चलिए इस चैप्टर को अपने देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा आदि जैसे कुछ पदार्थों से आप परिचित होंगे। तो ये चीज़ें आप अपने घरों में देखे होंगे, एल्यूमिनियम के बर्तन, लोहे के बर्तन इत्यादि, तांबे के बर्तन। तो इन चीज़ों से आप परिचित होंगे, लगभग आप सभी परिचित होंगे, क्योंकि घरों में जो बर्तन यूज होते हैं वो इन्हीं पदार्थों के बने हुए होते हैं। आगे धातु के बारे में आपको बताया गया है कि धातुओं का अधातुओं से अंतर उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर किया जाता है। अब हमने इससे पहले भी पढ़ा हुआ था 7th क्लास में कि जो धातु और अधातु में एक जो मेन डिफरेंस होता है वो उसकी चमक को लेके होता है और उसकी कठोरता को लेके होता है। ये दोनों चीज़ें धातु को अधातु से डिफ्रेंशिएट करती थी। अब यहाँ आगे धातु और अधातु के भौतिक गुण के बारे में आपको बताया गया है। इनके भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है। तो बताया गया है कि जो लोहे की कील होती है, आप लोहे से बने जो औजार देखते हैं,
और एल्युमिनियम के तार को, मतलब लोहा और एल्युमिनियम की बात की जाए तो इसको पीटने पर इनका आकार क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। और हम 7th क्लास में यही पढ़े थे कि अगर किसी वस्तु का आकार परिवर्तित हो जाता है तो वो क्या कहलाती है, वो धातु कहलाती है, वो धातु कहलाती है। और जो अधातु होती है उसका आकार नहीं परिवर्तित होता है। तो लोहे की कील और एल्युमिनियम के तार को पीटने पर उनका आकार परिवर्तित हो जाता है। यदि उन्हें अधिक शक्ति से पीटा जाए तो उन्हें शीट में भी परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं आपको। धातु के बारे में कह लीजिए, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन ये धातु की प्रॉपर्टी होती है। लिखा है यहाँ पे कि द आयरन नेल एंड द एल्युमिनियम वायर चेंज्ड ऑन beating. If they were beaten harder, these could be changed into sheets. तो ये शीट्स में परिवर्तित हो जाती हैं। फिर आगे आपको अब धातु के लिए लिखा गया है कि धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। यह धातुओं का अभिलाक्षणिक गुण होता है। तो यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दी गई है धातु के बारे में, क्या होता है धातु और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब जो हमारा मेटल होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो बताया जा रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे, मेलेबिलिटी कहेंगे, मतलब आघात वर्धनीयता कहेंगे। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। तो जो मेलेबिलिटी होता है ये मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स या कह लीजिए कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या बताया गया है आपको। यहाँ बताया गया है कि आपने पाया कि लोहे की छड़, कील और तांबे का तार सुचालक है, जबकि गंधक और कोयला जो है वो क्या है, कुचालक है। तो और आगे एक्सप्लेन करते हुए धातु के बारे में बताया जा रहा है। जो हमारी लोहे की छड़ है ये क्या है, ये धातु है, मेटल है। तो यू ऑब्जर्व दैट आयरन रॉड, नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर विच रोल्ड सल्फर पीस एंड कोल पीस आर पुअर कंडक्टर। तो यहाँ पे जो सल्फर पीस और कोल पीस होता है वो पुअर कंडक्टर होता है, जबकि हमारा आयरन की बात की जाए, एल्युमिनियम की बात की जाए तो ये क्या होता है, ये गुड कंडक्टर होता है। तो यही चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पे आपको। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं और आगे और भी चीज़ बताई जा रही है यहाँ पे कि धातु जो है वो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। हमने ये चीज़ें 6th क्लास में ही पढ़ा हुआ था, तो आपको ये याद भी होगा, बहुत अच्छे से वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था ये सारी चीज़ें, धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल क्या होता है। तो आज इस चैप्टर में सिर्फ हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, क्योंकि इसका जो डिफिनेशन होता है उससे रिलेटेड चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिसे कि हमने लर्न किया था 6th क्लास में। तो ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। अब आगे बताया गया है कि धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है तन्यता कहलाता है, मतलब जो डक्टिलिटी होती है वो कहलाती है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी, तन्यता या कह लीजिए इसे ही। तो धातु क्या होता है, इसकी एक दूसरी प्रॉपर्टी अब यहाँ पे बताएगी। पहली बात तो धातुओं को आप शीट में परिवर्तित कर सकते हैं, धातुओं को तारों में खींचकर परिवर्तित कर सकते हैं। तो यही चीज़ कही गई है कि धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सके, ये तन्यता कहलाता है। अब इसके बाद आगे फिर देखते हैं आगे क्या है। तो आगे बताया गया है कि धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है
तो एक निनाद ध्वनि उत्पन्न होती है। तो एग्जाम्पल के तौर पर समझा जाए तो जो घंटी होती है, जो मंदिरों में लगी होती है, आप मंदिर गए होंगे तो वहाँ पे जो ऊपर घंटी बड़े बड़े टंगे होते हैं, तो वो क्या है, वो भी तो धातु है, लोहे का बना होता है। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी धातु की बताई जा रही है कि जब एक जो कठोर सतह से जब कोई धातु टकराती है तो वो एक आवाज़ करता है। तो ये चीज़ आप घंटी में स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं कि घंटी में जो छोटा सा पॉइंट होता है, जब उसको हम उस घंटे की सतह से टच कराते हैं, मतलब उस पर रिंग एक प्रेशर डालते हैं, तो वो एक आवाज़ क्रिएट होती है। तो वही चीज़ बताई गई है कि धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक रिंगिंग साउंड उत्पन्न होती है। माना आपके पास दो समान दिखने वाले डब्बे हैं, एक लकड़ी से निर्मित और दूसरा धातु से। क्या आप दोनों डब्बों पर चोट करके बता सकते हैं कि कौन सा डब्बा धातु का बना हुआ है? क्योंकि धातु गायन ध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं, अतः वे ध्वनिक कहलाती हैं। तो एक लकड़ी का डिब्बा लेंगे, एक लोहे का लेंगे। अब किसी में इसमें यही समझाया जा रहा है कि जो धातु से बने मटेरियल होते हैं वो आवाज़ करते हैं। अगर आप उसमें थोड़ा सा प्रेशर देंगे या उसकी सतह पे किसी चीज़ से मारेंगे, तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि ये जो धातु होते हैं वो गायन ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं, अतः वे ध्वनिक कहलाते हैं। धातुओं के अलावा अन्य पदार्थ ध्वनिक नहीं होते हैं। तो बहुत आसान तरीके से आप फिर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं धातु को, मेटल को नॉन मेटल से। तो इस चीज़ को फिर से मैं एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे आते हैं धातुओं से बनी वस्तुओं को से। तो द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस्ड अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। सपोज यू हैव टू बॉक्सेज सिमिलर इन अपीयरेंस, वन मेड ऑफ वुड एंड द अदर ऑफ मेटल। तो जब आप मेटल वाले को डक डक करोगे तो उसमें से आवाज़ आती है, या उसमें स्ट्रकली प्रेशर करोगे तो आवाज़ आएगी, लेकिन लकड़ी वाले बॉक्स से कोई आवाज़ नहीं आएगी। तो वही चीज़ लिखी गई है आगे कि सिंस मेटल्स प्रोड्यूस्ड रिंगिंग साउंड्स दे आर सेड टू बी सोनोरस, द मटेरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। तो जो दूसरे मटेरियल होते हैं वो साउंड नहीं क्रिएट करते हैं। After performing the above activities, we can say that some materials are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous and good conductor of heat and electricity। तो metals के बारे में अब ऊपर जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की, एक लाइन में बताया गया है मेटल की प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पर, कि कुछ पदार्थ कठोर होते हैं और चमकीले होते हैं। यहाँ पे मेटल के बारे में बताया जा रहा है कि वो कठोर होते हैं, कुछ मेटल, और कुछ चमकीले होते हैं, कुछ आघातवर्ध होते हैं, तन्य होते हैं, ध्वनिक होते हैं और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। पदार्थ जिनमें सामान्यतया ये गुण होते हैं धातु कहलाते हैं। तो देखिए लास्ट में बता दिया गया है कि ये मेटल की प्रॉपर्टी बताई जा रही है। तो इतनी प्रॉपर्टी कम से कम आप मेटल की याद रखिए कि ये हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। धातुओं का उदाहरण अब बताया जाए यहाँ पे एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल, तो आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि जो हैं ये मेटल के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि। तो जितनी चीज़ें एनसीईआरटी में एग्जाम्पल के तौर पे दी गई हैं उतने एग्जाम्पल्स तो आपके रटे होने चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इससे बाहर वो नहीं पूछता है, पूछता इतने में से ही है। तो कम से कम इतने तो आपको रटे होने चाहिए, बाकी होते तो बहुत हैं। अब इसके आगे बताया गया है कि इसके विपरीत कोयले और सल्फर जैसे पदार्थ नरम हैं तथा दिखने में मलिन हैं। ये हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूर हो जाते हैं। इनमें कोई आवाज़ नहीं होती है और ये ना ही ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें अधातु कहेंगे या नॉन मेटल कहेंगे। अब अधातुओं के एग्जाम्पल दिए गए हैं, सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फॉस्फोरस इत्यादि क्या हैं? ये अधातु हैं।
तो नॉन मेटल के बारे में भी आगे आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है बहुत अच्छे से कि जो तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इन कंट्रास्ट मटेरियल्स लाइक कोल मतलब कोयला एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस, दे ब्रेक डाउन इनटू अ पाउडरी मास ऑन टैपिंग विद अ हैमर, दे आर नॉट सोनोरस मतलब इसमें कोई साउंड नहीं होता, एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल। फिर आगे आपको नॉन मेटल के कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं सच एज सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ये नॉन मेटल के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो आप एक तरफ मेटल लिखिएगा, दूसरी तरफ नॉन मेटल लिखिएगा, दोनों में डिफरेंस लिखिएगा और उसके बाद दोनों के एग्जाम्पल्स लिखिएगा। इस तरह से अपनी नोटबुक में चीज़ें लिखेंगे तो डिफरेंस करके तो समझने में ज़्यादा आसानी होगी। फिर आगे सोडियम और पोटेशियम के बारे में बताया गया है कि सोडियम और पोटेशियम जो हैं ये धातु होते हैं, नरम होते हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। मरकरी केवल ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये अपवाद है। तो सिर्फ लिक्विड फॉर्म की बात की जाए मेटल की तो वो इकलौता ऐसा कौन है, तो ये हमारा क्या है, मरकरी है, जो कि थोड़ा सा इसको रूम टेम्परेचर पे भी रखा जाए तो ये क्या होता है, ये लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। तो यही मेटल्स के ही बारे में बताया गया है कि मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ अ नाइफ। तो ऊपर हमने मेटल की प्रॉपर्टी में देखा था कि ये हार्ड होते हैं काफ़ी, लेकिन यहाँ पे अब आपको एक तरह से अपवाद स्वरूप में बताया गया है एक्सेप्शंस के तौर पे कि जो सोडियम होता है, एक तरफ तो हमने बोला कि धातु जो है वो काफ़ी हार्ड होती है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल जैसे पनीर होता है उसकी तरह सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि ये सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया, ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और बिल्कुल बिल्कुल एक तरह से समझ लीजिए पनीर की तरह होते हैं। जैसे पनीर को आप आसानी से नाइफ़ से काट सकते हैं, वैसे ही सोडियम और पोटेशियम को भी बहुत ईजिली नाइफ़ से काटा जा सकता है। और एक दूसरा अपवाद, तीसरा अपवाद जो है वो है मरकरी का, जिसे आप पारा कहते हैं। ये एक ऐसी धातु है जो ना ही हार्ड होती है ना ही सॉफ्ट होती है, बल्कि ये रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड फॉर्म में हो जाती है, मतलब ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो एक्सेप्शंस को भी बहुत मैं प्रेशर दे के कहूँगी कि इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो ऊपर तो हमने मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी को देखा था, अब आगे आपको मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी को बताया जाएगा। तो इसी वाले में लोहे का जंग लगना जो हमने पढ़ा हुआ था 6th क्लास में, वो भी प्रोसेस आ जाएगी, क्योंकि वो एक केमिकल प्रोसेस होती है मेटल्स की। अब यहाँ पे बताया गया है कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया, तो जो केमिकल प्रॉपर्टी का पहला पॉइंट है वो ऑक्सीजन से रिएक्टिविटी का है कि ऑक्सीजन का क्या रिएक्शन होता है मेटल या नॉन मेटल पर। तो यहाँ बताया गया है, अच्छा यहाँ लिखा भी गया है, आयरन में जंग लगने की परिघटना तो आपको याद ही होगी अगर आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे। तो जंग बनने की अभिक्रिया का स्मरण करिए बताया गया है यहाँ पे। अब उसी चीज़ को यहाँ पे एक्टिविटी कराई गई है। और 7th क्लास में मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन का क्रियाकलाप भी हमने किया था, मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ चीज़ें हमने 6 में पढ़ी, कुछ चीज़ें 7th में पढ़ी, अब आगे 8th क्लास में भी देखने को आपको मिल रहा है। तो लोहे में जंग लगना कह लीजिए या फिर जो मैग्नीशियम रिबन का वायु में जलने की प्रोसेस थी, ये दोनों ही प्रोसेस में ऑक्साइड बनते हैं। आयरन और मैग्नीशियम के ऑक्सीजन के साथ निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूरा करिए। तो यहाँ आयरन, ऑक्सीजन और जल है। तो अब आपको इस प्रोसेस को, हमने एक प्रोसेस ये वाला लोहे में जंग लगने वाला था और ये मैग्नीशियम रिबन वाला था, ये 6th और 7th में किया था, इसको अब आप पूरा करिएगा। तो ये देखिए जंग वाली प्रोसेस भी पूरा दिया गया है कि कैसे जंग लगता है, फिर उसका टेस्ट कैसे हम लिटमस पेपर के द्वारा करते हैं। तो जो जंग होती है वो लोहा नहीं होता, वो मेटल नहीं होता है, ये भी चीज़ें हमने पढ़ा हुआ था।
उसके बाद बताया गया है यहाँ पे कि जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। तो कॉपर में भी जंग लगती है लोहे की तरह जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है। जब वो वायु के संपर्क में आता है तो कॉपर भी रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन से। यही चीज़ बताई गई है आपको। इस रिएक्शन के माध्यम से यहाँ पर कॉपर लिया गया है और ये वाटर है, मतलब जो ऑक्सीजन में नमी होती है वो चीज़ दिखाई गई है। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तो ये तीनों ही चीज़ें हमारे एटमॉस्फेयर में होती हैं। तो जैसे ही आप कॉपर को खुली अवस्था में रखेंगे, जैसे ही उसे वायु के संपर्क में लाएंगे, तो ये तीनों ही चीज़ें हमारे एटमॉस्फेयर में है, तो ये तीनों ही चीज़ें क्या होगी, कॉपर के साथ मिल जाएंगी और यहाँ पे क्या होगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो जाएगा और कॉपर कार्बोनेट का निर्माण हो जाएगा। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट कॉपर का नम वायु में रिएक्ट करने से ये रिएक्शन बनता है और ये कॉपर में जंग लगने की प्रोसेस होती है। अब मैग्नीशियम रिबन वाली आपको यहाँ पे बताया गया है आगे कि मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो दहन करने पर प्राप्त राख को जल में घोलकर उसका अम्लीय क्षारीय प्रकृति जानने हेतु विलयन का परीक्षण करते हैं। तो विलयन अम्लीय है या क्षारीय, इसका टेस्ट करने के लिए लाल लिटमस नीला हो जाता है। इसीलिए मैग्नीशियम के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। तो हमने एसिड और बेस का भी कॉन्सेप्ट पिछले क्लासेस में पढ़ा हुआ था। एसिड और बेस अगर आप कोई भी टेस्ट करते हैं तो लाल लिटमस, जो हम लिटमस पेपर लेते हैं, अगर उसका कलर रेड कलर का लिटमस पेपर लिए हैं और जब उसका टेस्ट करें, अगर हमारा वो रेड लिटमस पेपर क्या हो जाए, ब्लू हो जाए, तो कहा जाता है कि जिस भी चीज़ का हम टेस्ट कर रहे हैं वो कैसा है, वो क्षारीय प्रकृति का है। तो ये चीज़ें बताई गई हैं, वो बेसिक नेचर का है। तो हमारा जो मैग्नीशियम रिबन वाला टेस्ट था उसकी राख से हमने टेस्ट किया था और पाया था कि वो क्या होता है, वो बेसिक नेचर का होता है। तो यही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि द एस ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड टेस्टेड फॉर इट्स एसिडिक आर बेसिक नेचर। तो जब हमने टेस्ट किया तो वी ऑब्जर्व्ड दैट द रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। तो और एक जनरली तौर पे बात किया जाए तो इन जनरल वे मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो सामान्यतः क्षारीय प्रकृति के ही होते हैं। तो ये भी याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। तो अब आगे देख लेते हैं कि आगे और क्या चीज़ें हैं हमारे काम की। अब आगे बताया गया है, हमने मेटल का तो मतलब ऑक्सीजन का मेटल पर क्या रिएक्शन होता है वो चीज़ें देख लिया। तो अब आगे आपको जो नॉन मेटल हैं उन पर ऑक्सीजन का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो बताने की कोशिश की जा रही है एक एक्टिविटी के माध्यम से। तो यहाँ पे बताया गया है कि सल्फ़र जो होता है उसकी कुछ मात्रा एक चम्मच में लीजिए और उसे गर्म करिए। यदि उद्दहन चम्मच उपलब्ध ना हो तो आप किसी भी बोतल का धातु का ढक्कन ले सकते हैं। इसके चारों ओर एक धातु का तार लपेट दीजिए, जैसा कि चित्र 4.4a में दिखाया गया है। तो ये है 4.4a। ये इस तरह से आपको एक चम्मच बनाना है धातु की। तो ये इस तरह से कोई भी मतलब बॉटल की कैप ले लीजिए और उसमें इस तरह से एक तार को बांध के एक चम्मच का निर्माण करिए धातु की तार लपेटकर। फिर बताया गया है कि जैसे ही सल्फर जलना प्रारंभ हो तो चम्मच को एक गैस जार या कांच के ग्लास में ले जाइए। तो सल्फर जैसे ही जलना प्रारंभ हो जाए उसे आपको इस तरह से एक कांच के जार में ले जाना है। ये वाली कांच की जार आप लेबोरेटरी में देखे होंगे, अगर आप अपने स्कूल या कॉलेज में प्रैक्टिकल किए होंगे तो चम्मच को एक गैस जार या कांच के ग्लास में ले जाइए।
ग्लास को एक ढक्कन से ढक दीजिए जिससे बनने वाली गैस बाहर न जा सके। कुछ समय पश्चात चम्मच को हटा दीजिए, ग्लास में थोड़ा जल डालिए और तुरंत ढक्कन से वापस ढक दीजिए। अब ग्लास को भली भांति हिलाइए। विलयन का परीक्षण क्रमशः लाल और नीले लिटमस पत्रों से करिए। तो अब जो आपको विलन मिला है उसको आपको टेस्ट करना है ब्लू और रेड लिटमस पेपर से। तो यहाँ पे फिर आगे बताया गया है कि जो सल्फ़र और ऑक्सीजन, जो सल्फ़र की हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहे हैं उससे क्या प्रोडक्ट बन रहा है। तो बनने वाला जो उत्पाद होता है वो सल्फ़र ऑक्साइड होता है। जब सल्फ़र डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है। अब यहाँ पर यही चीज़ों को रिएक्शन के रूप में दिया गया है। जो आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे होंगे थोड़ा सा उनके लिए चीज़ें टफ हो जाती हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर और सब्जेक्ट में तो कुछ ना कुछ आप सुने होंगे, यहाँ पे जो नाम होते हैं वो शायद आपने नहीं सुना होगा। तो जो साइंस फील्ड के बच्चे नहीं हैं उनको मैं यही सजेस्ट करूँगी, तो एक बार आप वीडियो को देखिए। बाकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताऊँ आप उसे नोट कर लीजिए और रट डालिए, क्योंकि केमिस्ट्री में अगर आप इस फील्ड से, इस बैकग्राउंड से नहीं है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है केमिस्ट्री की लैंग्वेज को समझना, केमिस्ट्री को समझना। तो बस यहाँ पे आपके लिए एक ही ऑप्शन बचता है कि इम्पोर्टेंट चीज़ों को रट डालिए। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ बिल्कुल जीरो लेवल से आपको बताने की। तो आप अगर केमिस्ट्री मतलब साइंस बैकग्राउंड के नहीं भी हैं तो एक स्टार्टिंग जहाँ से होती है चीज़ों को समझने की, एक्सप्लेन तो मैं वहाँ से कर रही हूँ। तो अगर आप डेली की क्लास से जुड़े होंगे तो चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी। अब यहाँ पे जो हमने ऊपर टेस्ट किया वही रिएक्शन के तौर पे लिखा गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड को लिया हमने और ऑक्सीजन को जल वाटर को लिया। सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट हुआ तो सल्फ्यूरस अम्ल बन गया, मतलब H2SO3 बन गया। तो अब आगे बताया गया है कि ये जो सल्फ्यूरस अम्ल था इसको क्या करेंगे, इसको नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो ये क्या करेगा, जैसे ही हम इस विलयन को टेस्ट करेंगे ब्लू लिटमस पेपर में डालेंगे तो वो ब्लू लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर ब्लू जो है वो रेड हो जाए तो मतलब जिस भी चीज़ का, जिस भी विलयन का हम टेस्ट कर रहे हैं वो एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिक और बेसिक नेचर में हमने यही पढ़ा हुआ था कि जो भी विलयन, जो भी मिश्रण एसिडिक नेचर का होता है उसमें क्या होता है, जब हम रेड इसमें क्या होता है कि जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको हम जब उसमें विलयन को डालते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है। तो ब्लू जब रेड हो तो एसिडिक होगा, रेड जब ब्लू हो तो बेसिक होगा, रेड ब्लू हो तो बेसिक, बीबी लास्ट में रहेगा तो समझ लीजिए रेड RBB, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक वाला हो जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या कर रहा है, बता रहा है जो ब्लू है वो हो रहा है कैसा, रेड, तो एसिडिक हो जाएगा। तो एक भी चीज़ याद रख लेंगे, या तो एसिड नेचर या तो बेसिक, तो उसका जो रिवर्स, उसका अपोजिट जो होगा वो दूसरा नेचर हो जाएगा। तो वही चीज़ लिखी गई है कि जो अधातु होते हैं, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, मतलब एसिडिक नेचर के होते हैं। ये हमने जो टेस्ट किया वहाँ से ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि द सल्फर एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। तो इतनी चीज़ें हम जान गए। यहाँ पे एसिड और बेसिक नेचर वाला भी फिर से कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने। अब दूसरी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी हमने जो केमिकल प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं उसमें पहली प्रॉपर्टी हमने देखा मेटल या नॉन मेटल पर ऑक्सीजन का क्या इफ़ेक्ट पड़ा। अब वाटर का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा मेटल या नॉन मेटल पर, ये चीज़ आपको बताई गई है। तो यहाँ पे धातु और अधातु किस प्रकार जल से रिएक्ट करते हैं वो चीज़ है। सोडियम धातु बहुत रिएक्टिव होता है, यह ऑक्सीजन और जल दोनों के साथ ही बहुत रिएक्टिव होता है। आप कभी भी लैब में जब टेस्ट करते हैं तो अगर आपको सोडियम
दिया जाता है तो वो अक्सर मिट्टी के तेल में डुबो के दिया जाता है, क्योंकि अगर आप सोडियम को ऐसे खुले हवा में रखेंगे तो उसमें तुरंत से आग पकड़ लेती है। मतलब वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है ऑक्सीजन के साथ और एयर के साथ भी, इसलिए उसे कभी पानी में भी नहीं रखा जाता है। सोडियम का जब भी टेस्ट किए ही होंगे, क्योंकि ये टेस्ट होता है, करवाया जाता है हाई स्कूल और इंटर में, तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है कि जो सोडियम होता है वो वायु से भी, मतलब एयर से भी और वाटर से भी, दोनों से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इन दोनों के संपर्क में आते ही इसमें आग लग जाती है। इसीलिए हमेशा जो सोडियम होता है उसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ये चीज़ इस पॉइंट में आपको बता दी गई है कि sodium metals is very reactive. It reacts vigorously with oxygen and water. A lot of heat is generated in the reaction. It is therefore stored in kerosene oil. तो मिट्टी के तेल में इसे हमेशा रखा जाता है। फिर अब आगे आपको वही चीज़ें टेस्ट करने को दी गई हैं। फिर यहाँ पे अब बताया जा रहा है कि सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है, कुछ अन्य धातु ऐसा नहीं करते। उदाहरण के लिए आयरन जल से धीमी अभिक्रिया करता है। तो जो ज़रूरी नहीं है कि सारे मेटल जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्टिव ही हों। यहाँ पर सोडियम के बारे में तो बताया गया है कि वो सोडियम जो है वो बहुत हाईली रिएक्टिव होता है वाटर और एयर के साथ, लेकिन वहीं पर जो हमारा आयरन मेटल है उसकी बात की जाए तो वो वाटर से कम रिएक्टिव होता है। फिर अधातु मतलब नॉन मेटल के बारे में बताया गया है कि जो नॉन मेटल होते हैं वो जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, यद्यपि वे वायु में बहुत सक्रिय हो जाते हैं। तो नॉन मेटल पर वाटर का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता खास, लेकिन एयर का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट उन पर पड़ता है। इस प्रकार के अधातुओं को जल में रखा जाता है। तो जो नॉन मेटल होते हैं वो एयर से तो रिएक्ट करते हैं, लेकिन वो वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो जिस तरह से हमने मेटल की श्रेणी में सोडियम को देखा कि वो एयर और वाटर दोनों से रिएक्ट कर जाते हैं, इसलिए उनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो एयर से तो रिएक्ट करते हैं लेकिन वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए जो नॉन मेटल होते हैं उन्हें वाटर में रखा जाता है। उदाहरण के लिए फॉस्फोरस की बात की जाए तो फॉस्फोरस एक बहुत ही हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है। ये इसे जिस तरह से सोडियम को हम ऐसे ही वायु में रख दें तो आग पकड़ लेता है, उसी तरह से फॉस्फोरस को भी अगर ऐसे एयर में खुला रख दे तो उसमें भी आग लग जाती है। तो फॉस्फोरस को भी हमेशा वाटर में डुबो कर रखा जाता है ताकि वो वायुमंडलीय जो ऑक्सीजन है उसके संपर्क में ना आए, उससे रिएक्ट ना करे। तो ये भी क्लियर हो गया होगा दूसरी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी। अब तीसरा क्या है, अम्लों से अभिक्रिया। जो तीसरा हमारा मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है वो अम्लों से रिलेटेड है। अम्लों का उन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, आगे ये चीज़ आपको बताई जाएगी। तो यहाँ पे अब देखने वाली बात है कि जो रिएक्शन विथ एसिड्स का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है मेटल और नॉन मेटल पर। तो आइए देखें धातु और अधातु अम्लों के साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं। तो ये चीज़ अब आगे आपको बताई जा रही है यहाँ पर कि धातु और अधातु अम्लों से भिन्न प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। परख नलियों के यहाँ एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, उसकी बारे में बताया गया है। तो आगे हमारे काम की चीज़ है वो तो एक्सपेरिमेंट के को अगर आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। यहाँ बताया गया है कि जो अधातु होते हैं मतलब आपके जो नॉन मेटल होते हैं वो अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। वो क्या होता है, वो एसिड से रिएक्ट नहीं होते हैं। जबकि इसके बाद धातु की बात की जाए मतलब मेटल की बात की जाए तो ये एसिड से रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न करते हैं, जो एक साउंड निकलती है पॉप की, पॉप ध्वनि के साथ ये जलती है। आपने देखा कि कॉपर जो है वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करता, परंतु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है। तो यहाँ पे एक मेटल और एक नॉन मेटल का एक्सपेरिमेंट किया गया है ऊपर। तो मैं एक बार इस एक्सपेरिमेंट को बता देती हूँ ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए चीज़ें आपको।
तो यहाँ बताया गया है कि एक आपको टेस्ट ट्यूब लेना है, एक परख नली लेना है, इसके मुंह को अपने चेहरे से दूर रखिए। पहली बात तो कोई भी टेस्ट करिए, केमिकल टेस्ट कोई भी करिए तो बहुत सावधानी से करना होता है, क्योंकि उसमें आपको हानि नुकसान पहुंच सकती है। तो परख नली पकड़ने के लिए जब भी टेस्ट ट्यूब से रिलेटेड टेस्ट ट्यूब को लेके आप कोई टेस्ट कर रहे हैं तो उसका होल्डर आता है, उसके होल्डर से ही टेस्ट ट्यूब को पकड़िए। आगे अब एक्सपेरिमेंट में आते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि ए बी सी डी और ई और एफ को चिन्हित करिए, मतलब 5 टेस्ट ट्यूब आपको लेना है और 6 टेस्ट ट्यूब लेना है आपको, और उसमें नंबर्स लिख दीजिए इस तरह से। और ड्रॉपर की सहायता से प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में एक एक करके 5 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl जिसे कहते हैं उसको आप डालिए उस टेस्ट ट्यूब में। सब में 5 ml होना चाहिए अमाउंट उसका। अभिक्रिया का सावधानी पूर्वक प्रेक्षण करिए। यदि ठंडे विलयन में कोई अभिक्रिया नहीं होती तो परख नली को हल्का गर्म करिए। प्रत्येक परख नली के मुख के पास एक जलती हुई माचिस की तीली लाइए। यह क्रियाकलाप तनु HCl अम्ल के साथ स्थान पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर दोहराइए। तो एक बार आप HCl को लीजिए और एक बार आप सल्फ्यूरिक अम्ल को लीजिए, दोनों के साथ ये रिएक्शन करेंगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि जो हमारा ये चीज़ें आगे जो बताई गई हैं, मतलब जो धातु होता है, जब उसके पास आप माचिस की तिल्ली को ले जाएंगे जला के तो एक पॉप की ध्वनि निकलती है, एक आवाज़ निकलता है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो अधातु होते हैं वो सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं, परंतु धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। तो ये कुछ चीज़ें थी, यहाँ पे कुछ चीज़ें बता दी गई हैं आपको। फिर बताया गया है जो कॉपर है वो HCl अम्ल से, कॉपर तनु हाइड्रोलिक अम्ल से गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करती, परंतु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर जाती है। तो ये एसिड का इफेक्ट मेटल और नॉन मेटल पे आपको बताया गया है। अब इसके बाद बताया गया है क्षारों से अभिक्रिया, मतलब जो मेटल और नॉन मेटल हैं उन पर बेस का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो बताया गया है। कि अब इसके लिए भी एक टेस्ट किया गया है। तो टेस्ट में बताया गया है कि एक परख नली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा विलयन उनकी 4-5 टिक्कियाँ 5 ml जल में घोलकर बनाइए। इनमें एक एल्यूमिनियम की पन्नी का टुकड़ा डालिए। एक जलती हुई माचिस की तीली परख नली के मुख के निकट ले जाइए। ध्यान से अब आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। तो यही चीज़ें हैं। अब आगे बताया गया है कि पॉप ध्वनि जिससे निकलती है वो क्या दर्शाती है। तो पहले की तरह फिर से पॉप ध्वनि जो एक साउंड निकलती है पॉप वाली, वो हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को दर्शाती है। जैसा कि ऊपर भी हमने देखा, धातु जो होते हैं, मेटल जो होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। और जो अधातु होते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं, क्षारों से इनकी अभिक्रिया जो है वो जटिल होती है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करके आप मेटल और नॉन मेटल को समझ सकते हैं कि क्या होता है इन चीज़ों में। तो यहाँ पे ये रिएक्शन भी बता दिया गया है अलग अलग चीज़ों के साथ इसको टेस्ट करके। तो बहुत ज़्यादा आप अभी रिएक्शंस में मत जाइए वरना कंफ्यूज होंगे। तो अभी हम बस जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वही जानते हैं हमारा मेटल और नॉन मेटल के बारे में। तो यहाँ पे हमने बेसिस के साथ में रिएक्शन कराया और ये जाना कि जो मेटल होते हैं वो हाइड्रोजन मतलब वो एक साउंड को क्रिएट करते हैं, मतलब वो हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को दर्शाते हैं। और जो नॉन मेटल मतलब जो धातु होते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। और जो अधातु होते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं, वो क्षारों वो बेसिस के साथ में अभिक्रिया उनकी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो इतना पॉइंट बस आप जानिए। आगे ये सारे
जो रिएक्शन दिए गए हैं वो चीज़ें हैं, तो रिएक्शन देख लीजिए क्या है यहाँ पर। अभिक्रिया को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। ये कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट को जब हम जिंक से रिएक्शन कराएंगे तो आपको जिंक सल्फेट, मतलब ये कॉपर सल्फेट का जो सल्फेट है ये इस जिंक से रिएक्ट करेगा और जिंक सल्फेट का निर्माण होगा और कॉपर जो है यहाँ से हमें निकल जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा। तो ऊपर जो टेस्ट दिया गया था उसी का ये सारा रिएक्शन है। तो इस तरह से रिएक्शन भी कभी कभी पूछ लेता है कि कॉपर सल्फेट को जिंक से हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा। तो कॉपर सल्फेट को जब जिंक से रिएक्शन कराएंगे तो जिंक सल्फेट और हमें कॉपर प्राप्त होता है। अब आगे धातु और अधातुओं के उपयोग के बारे में बताया गया है कि जो मेटल और नॉन मेटल होते हैं उनके क्या उपयोग हैं, हमारे लिए यूजेज उनके क्या हैं, वो चीज़ें बताई गई हैं। तो ये भी हम देख लेते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए कि क्यों धातुओं का उपयोग मशीनें, मोटर गाड़ियाँ, वायुयान, रेलगाड़ियाँ, उपग्रह, औद्योगिक साजो सामान, खाना बनाने के पात्र, जल, बॉयलर आदि के निर्माण में किया जाता है। आप कुछ धातुओं के उपयोग से भी परिचित होंगे। यहाँ कुछ रोचक उपयोग दिए जा रहे हैं, हमें विश्वास है कि आप उनका सही अनुमान लगा पाएंगे। अधातु के बारे में बताया गया है, नॉन मेटल के बारे में कि अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं और जिसे सभी जीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं, तो उसका नाम क्या है वो बताना है। फिर ऐसे अधातु जिनका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है, उसका नाम अब आप बताइए। अधातु जिसका उपयोग जल को शुद्धिकरण प्रक्रम में किया जाता है, उसका नाम बताइए। और अधातु जिसका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है वो। और उसके बाद पटाखों में प्रयुक्त होने वाले अधातु। तो यहाँ पे अब आपको ये सारी चीज़ें अगर आपने पढ़ा है तो बहुत आसानी से इसके बारे में बता सकते हैं कि इन सब में हम किन नॉन मेटल की बात कर रहे हैं। हम आप अपने अनुभव से धातुओं और अधातुओं के कुछ उपयोग और जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें बतानी हैं। तो यहाँ पे जो पहला है मैं बता देती हूँ, पता नहीं आपको याद होगा या नहीं, फिर आप स्किप कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जो पहला पॉइंट है, मतलब अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और जिसे सभी सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं, उसका नाम क्या है? ऑक्सीजन है। फिर नेक्स्ट आपका नॉन मेटल की बात की जा रही है कि जिसका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है। तो ऐसा कौन सा होता है? ऐसा हम नाइट्रोजन का यूज करते हैं और फॉस्फोरस का यूज करते हैं पौधों की ग्रोथ के लिए। फिर तीसरे की बात की जा रही है कि अधातु जिसका उपयोग जल शुद्धिकरण प्रक्रम में होता है। तो अक्सर जब जो वाटर प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस होती है उसमें हम क्लोरीन का यूज करते हैं। ये चीज़ें आप घरों में भी अपने यूज किए होंगे। फिर नेक्स्ट नॉन मेटल के बारे में पूछ रहा है कि अधातु जिसका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है, तो इसका नाम क्या होगा? मतलब नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशंस विच इज अप्लाइड ऑन वुंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। तो बहुत हिंट भी आपको दे दिया जा रहा है कि गेस करिए। तो यहाँ पे आयोडीन की बात की जा रही है आपसे। उसके बाद जो लास्ट है उसका है कि पटाखों में प्रयुक्त होने वाला नॉन मेटल कौन सा होता है? तो नॉन मेटल यूज्ड इन क्रैकर्स आर सल्फर। तो इतनी चीज़ें आपको रट डालनी है। ये जो पॉइंट हैं इसके आगे आप इनके आंसर्स लिख लीजिए, मैंने बता दिया है। पहले में ऑक्सीजन होगा, दूसरे में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होगा, तीसरे में क्लोरीन होगा, चौथे में आयोडीन और पांचवे में पटाखों वाले में क्या होगा? सल्फर होगा। तो ये चीज़ें रट डालिए, समझ लीजिए, समझ में आ गई होगी। अगर तो नहीं आई है तो रट डालिए। अब आगे आते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या है। आगे इन चीज़ों के साथ ही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, लेकिन आज हम चैप्टर की समरी को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि मुझे पता है इस चैप्टर में आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर नहीं हुई होंगी, क्योंकि थोड़ा ये केमिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर है और थोड़ा सा टफ है पहले के चैप्टर्स के कंपेयर में।
तो एक बार इसकी समरी को भी देखते हैं तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी हमें। पहला पॉइंट बताया गया है कि धातुओं में चमक होती है जबकि अधातुओं में चमक नहीं होती है। तो ये तो हम 6 क्लास से ही देखते आ रहे हैं कि मेटल्स आर, जो मेटल्स होते हैं वो लेस्ट्रस, वेयर एज नॉन मेटल्स हैव नो लेस्टर। उसके बाद दूसरा पॉइंट दिया गया है कि सामान्यतः धातु जो हैं वो आघात वर्धनी और तन्य होते हैं जबकि अधातु ऐसे नहीं होते हैं। तो जनरली मेटल्स आर जो है वो मेलिएबल होते हैं एंड डक्टाइल होते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं डू नॉट हैव दीज प्रॉपर्टी, मतलब जो नॉन मेटल्स हैं वो ना तो मेलिएबल हैं और ना ही डक्टाइल हैं। तो एक बार मैं चीज़ों को फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर नेक्स्ट है कि सामान्यतः धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं परंतु अधातु ऐसा नहीं होता है। Generally, metals are good conductor of heat and electricity, whereas non-metals are poor conductor of heat and electricity. तो ये तो रट डालिएगा बिल्कुल। फिर नेक्स्ट है दहन करने पर जो धातु होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं जो जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। उसके बाद अधातु जो नॉन मेटल हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाते हैं जिसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता दिया गया है यहाँ पर मेटल और नॉन मेटल के बारे में कि ऑन बर्निंग, जब हम बर्न करते हैं किसी मेटल को तो मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस्ड मेटल ऑक्साइड्स विच आर बेसिक इन नेचर। तो जो मेटल होता है जब भी उसको हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो वो कैसा होगा, वो बेसिक नेचर का होगा। और जब हम किसी नॉन मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो जो हमारा है नॉन मेटल वो एसिडिक नेचर का होगा। तो वही चीज़ें यहाँ बताई गई हैं कि ऑन बर्निंग मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस्ड मेटल ऑक्साइड्स विच आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस्ड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स विच आर एसिडिक इन नेचर। तो मेटल और नॉन मेटल के नेचर के बारे में और एसिड और बेस को यहाँ पर बता दिया गया है। फिर आगे बताया गया है कि कुछ धातु जल से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं जबकि जो नॉन मेटल होते हैं वो जल से रिएक्टिव नहीं होते हैं, इसीलिए नॉन मेटल को वाटर में डुबो के रखा जाता है। जबकि जो मेटल होते हैं वो तो वाटर से भी बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं और एयर से भी होते हैं, तो उन्हें हमेशा केरोसिन में रखा जाता है। तो ये चीज़ तो हमने आपको समझ में भी आ गया होगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है सम मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस्ड मेटल हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस, जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। तो ये चीज़ें बहुत इजी हैं और समझ में भी आ रही होंगी, सीधे सीधे यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई एक्टिविटी नहीं है। तो ऊपर अगर आप कंफ्यूज भी हुए होंगे तो यहाँ उसी को सीधे लैंग्वेज में लिख दिया गया है। आगे है फिर धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जो नॉन मेटल होते हैं वो अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स एंड प्रोड्यूस्ड मेटल सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस, जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। तो नॉन मेटल एसिड से रिएक्ट नहीं करते जबकि मेटल जो है वो रिएक्ट करते हैं। फिर आगे बताया गया है कुछ धातु क्षारों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ऊपर जो हमने पॉप वाली साउंड पढ़ी थी इसी पॉइंट के लिए था कि सम मेटल्स रिएक्ट विथ बेसेस टू प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन गैस। फिर आगे बताया गया है कि अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके यौगिकों के जलीय विलयन में विस्थापित कर देते हैं। तो जो मोर रिएक्टिव मेटल होते हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम दियर कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये चीज़ थी। फिर नेक्स्ट है धातुओं और अधातुओं का दैनिक जीवन में व्यापक उपयोग होता है। तो ये चीज़ तो आप समझ ही लिए हैं, जैसे पटाखों में हमने देख लिया और वाटर को प्यूरिफिकेशन में देख लिया, घावों में देख लिया। तो ये चीज़ें ऊपर इनके उपयोग में भी देख लिए हैं।
तो यहाँ पे कुछ चीज़ें थी नॉन मेटल और मेटल के बारे में और उनकी प्रॉपर्टी के बारे में। इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है मेटल और नॉन मेटल का। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। हाँ, थोड़ा टफ चैप्टर है, थोड़ा सा मतलब पीछे के जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी उसकी कंपेयर में यहाँ हमने थोड़ा सा टफ चीज़ें देखी है। तो थोड़ा सा एक दो बार वीडियो को रोकिएगा, देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी समझने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ़ और सिर्फ हमने प्रॉपर्टी देखी है मेटल और नॉन मेटल की, उस पर किसी भी चीज़ का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वही जाना है। तो जो भी ना समझ में आया हो कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राम राम।